हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की हम लोग इस लेक्चर में 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले के वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का निर्माण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किए थे और उन्होंने क्या क्या चीज का कल्पना किए थे, उन सभी कल्पनाओं के बारे में हम लोग पिछले की वीडियो में अध्ययन कर लिए थे। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का इतिहास, यानी आवेश के बारे में सबसे पहले कौन कौन साइंटिस्ट लोग आए और क्या क्या कल्पना किए और अपना कथन क्या दिए। तो आइए जानते हैं। तो 600 ईसा पूर्व यानी 2625 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे, यूनान के रहने वाले थे, जिनका नाम था थेल्स, जिसे हम लोग दार्शनिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने एक पीला पदार्थ की खोज किए थे जिसका नाम था एम्बर। अब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़ा से जब घर्षण किए, लगड़े, तो इन दोनों के बीच में कुछ पार्टिकल आदान प्रदान हो रहा था हल्के पार्टिकल के रूप में, जैसे छोटे कागज, धूलकण इत्यादि जैसे पार्टिकल एक दूसरे के बीच में आकर्षित होता है। स्टार्टिंग में इन्होंने एम्बर और ऊन के कपड़ा को लगड़े तो एक दूसरे के बीच में आकर्षित हो रहा था। इसी तरह से आगे भी प्रोसेस किए तो छोटे छोटे कागज, धूलकण इत्यादि एक दूसरे के बीच में आकर्षित हो रहे थे। लेकिन क्यों हो रहे थे, इसका कारण क्या है, इन सभी चीज के बारे में ज्यादा विशेष थेल्स नामक वैज्ञानिक ने नहीं बता पाए। उसके बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने अपने प्रयुक्त तर्क के आधार पर यह कथन दिए कि जिस तरह से थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एम्बर और उन जैसे पदार्थ को खोज करके इन्होंने बोले कि दूसरे के बीच में लगड़ेंगे तो हल्का पार्टिकल एक दूसरे के बीच में आकर्षित होता है, तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बोले कि और सारे ऐसे पदार्थ है जिससे एक दूसरे को आपस में लगड़ेंगे तो हल्का पार्टिकल आदान प्रदान होता है, जैसे कांच को, एबोनाइट को, सल्फर को, बिल्ली की खाल को एक दूसरे से लगड़ते हैं तो हल्का पार्टिकल एक दूसरे के बीच में आकर्षित होता है। यह इन्होंने बताया डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। लेकिन इनको भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक दूसरे के बीच में पदार्थ को लगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो जो हल्का पार्टिकल है वह क्यों आकर्षित होता है। इन सभी जानकारी को अध्ययन करने के लिए 1646 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है सर थॉमस ब्राउन। और सर थॉमस ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने थेल्स के द्वारा खोज की गई पदार्थ को और डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई पदार्थ को अध्ययन किए, प्रयोग किए, तर्क किए और फाइनली यह रिजल्ट लाए कि जब किसी भी दो पदार्थ को एक दूसरे के बीच में लगड़ा जाता है तो जो हल्का पार्टिकल एक दूसरे के बीच में आकर्षित होता है, जैसे छोटे कागज हो गया, धूल के कण हो गया, बिल्ली के खाल हो गया, एबोनाइट हो गया, सल्फर हो गया, इन सभी को एक दूसरे के बीच में लगड़ा जाता है तो हल्का पार्टिकल आकर्षित होता है। इसी आकर्षण को 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने नाम दिए थे इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत। जब दो पदार्थ को आपस में लगड़ते हैं तो हल्का पार्टिकल आकर्षित हो जाती है दूसरे के बीच में, और उसी आकर्षित होने के कारण थॉमस ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिए। तो जाके लोग जाना कि जो हल्का पार्टिकल एक दूसरे के बीच में आकर्षित होती है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग पिछले की वीडियो में जाने थे। आज हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट याद कर रहे हैं कि एम्बर पदार्थ को ग्रीस देश में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता है, हो सकता है प्रश्न में
ग्रीस ना देकर ग्रीक दे देगा या यूनान दे देगा कि ग्रीक यूनान में एम्बर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव याद के लिए रहिएगा। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है फ्रैंकलिन। 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को जब एक दूसरे के बीच में घर्षण किए, लगड़े, तो इन्होंने वैसा ही गुण पाया जैसा कि इन लोग साइंटिस्ट लोग ने बोले थे। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि कांच की छड़ मान लीजिए, अभी भी कांच की छड़ है। जब कांच की छड़ को एक दूसरे को लगड़ा जाता है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, यानी प्रतिकर्षण कर रहा था, या इधर में मूव कर रहा था या इधर में मूव कर रहा है, दूसरे की विपरीत दिशा में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण कार्य किया। जब कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ से जब घर्षण करते हैं, लगड़ते हैं, तो एक दूसरे के बीच में आकर्षित होता है। यह घटना सबसे पहले अमेरिका के रहने वाले महान साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति ने इसका प्रयोग किए थे। और उन्होंने बोले कि आकर्षण या प्रतिकर्षण जो गुण है यही कहलाता है विद्युत आवेश। यहाँ पे रिपेल और एट्रैक्ट होने के कारण इन्होंने नाम दिए थे। और यही विद्युत आवेश को आगे चलकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गणितीय विधि के द्वारा दो भागों में बांट दिए थे। एक के नाम दिए प्लस, एक के नाम दिए माइनस, यानी विद्युत आवेश को दो भागों में बांट दिए। पहला को नाम दिए धन आवेश और दूसरा का नाम दिए ऋण आवेश। तो यहां से हम अब जान पाएंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था आवेश के बारे में, इसका इतिहास क्या है, कहां से इसकी निर्माण किया गया था, स्टार्टिंग कहां से हुआ था। आप लोग अपने बेसिक के आधार पर इसको नॉलेज की दृष्टि से याद के लिए रहिएगा। अगर पॉइंट बना के लिखवाते तो बहुत सारा पॉइंट हो जाता, तो हम समझाने का प्रयास किए हैं। आप लिस्ट को उतारिए, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका सरल डिफिनेशन लिखे है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, तो इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, यानी विद्युत आवेश कहते हैं। यानी विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण यह विद्युत के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, तो इस घटना को बोला जाता है विद्युत आवेश के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत आवेश को बड़ी क्यू या छोटी क्यू से सूचित करते हैं। आप लोग याद के लिए रहिएगा, बड़ा क्यू लिखिए या छोटा क्यू लिखिए, दोनों बराबर ही हैं। आपको जो इच्छा रहे वो लिखिए, लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि बड़ी क्यू या छोटी क्यू से सूचित करते हैं। जहां भी बड़ा क्यू या छोटा क्यू लिखेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त दी जा रही है। यहाँ पर लिखे कि हम जानते हैं कि Q समानुपाती I होगा और दूसरा में Q समानुपाती T होगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो वहां पे हम लोग और बढ़िया से जान पाएंगे आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन के माध्यम से याद करिएगा कि Q समानुपाती यानी जो आवेश है वह धारा के सीधा समानुपाती होती है और आवेश समय के भी सीधा समानुपाती होती है। तो समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो Q समानुपाती हो जाएगा IT। इस समानुपाती को साइन हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे, K लिखेंगे, कोई कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे K का मान 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा Q इक्वल टू IT। अब इस फॉर्मूला को आप लोग याद करके रखिएगा। अब आगे जो भी आगे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे आवेश से संबंधित तो इसी फॉर्मूला पर आगे बढ़ेंगे। कुछ दो फॉर्मूला और निकाल दिए हैं
कि I बराबर निकालेंगे तो Q जाएगा ऊपर और T कहाँ आएगा नीचे, तो I बराबर यानी धारा बराबर सूत्र हो जाएगा आवेश बटा समय, और T बराबर निकालेंगे समय बराबर तो Q जाएगा ऊपर और I कहाँ आएगा नीचे, यानी आवेश और धारा के अनुपात को समय कहेंगे और आवेश और समय के अनुपात को धारा कहेंगे। यहाँ पे लिखे हैं Q को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं जिसको हिंदी में विद्युत आवेश के नाम से हम लोग जानते हैं, और I को बोलते हैं करंट जिसको इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। T मतलब समय हो जाएगा। इस तीनों सूत्र के द्वारा मेन सूत्र होता है कि यदि Q को कांस्टेंट करेंगे यानी नियत पर रखेंगे तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T हो जाएगा। समय को कम करेंगे तो धारा बढ़ जाएगा, या समय को ज्यादा करेंगे तो धारा घट जाएगा। तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा, यानी I को हम y एक्सिस पर रखे हैं और समय को कहाँ रखे हैं x एक्सिस पर रखे हैं, तो ग्राफ हमेशा इस रूप में प्राप्त होता है। यह छोटा सा जानकारी था विद्युत आवेश से संबंधित कि विद्युत आवेश किससे कहते हैं, तो परिभाषा सिंपल भाषा में लिख दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। विद्युत आवेश को किससे डिनोट करते हैं, तो बड़ी क्यू या छोटी क्यू से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश से बराबर सूत्र क्या होता है, तो धारा गुने समय होता है, मेन सूत्र यही होता है। तो धारा को y से सूचित करते हैं, समय को t से करते हैं, तो यह बन गया फॉर्मूला कि विद्युत आवेश से बराबर सूत्र होगा I T। अब ये बेसिक फॉर्मूला है, याद कर ले रहिएगा। आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं आवेश का मात्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग जैसा कि आवेश का परिभाषा पढ़े, इसको किससे डिनोट करते हैं, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखे आवेश का फॉर्मूला होता है I गुने T, यानी धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। एक छोटा सा परिभाषा आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। तो ऐसे पॉइंट बनाते तो बहुत सारा पॉइंट हो जाता, तो हम लोग एक शॉर्ट के रूप में हम लोग एक मात्रक याद करने का प्रयास करते हैं। तो मात्रक जो हो जाएगा इसका दो तरह से होगा, एगो एसआई मात्रक में, एगो सीजीएस मात्रक में, एगो अन्य मात्रक होता है जिसको बोलते हैं प्रायोगिक मात्रक। तो प्रायोगिक मात्रक लेकर विद्युत आवेश का तीन मात्रक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एसआई मात्रक में आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। कहां से होगा, क्योंकि धारा का एसआई मात्रक हो जाता है एम्पियर और समय का एसआई मात्रक हो जाता है सेकेंड, इसीलिए एम्पियर सेकेंड बन जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। आप लोग बढ़िया से पॉइंट बना के आप अपने नोट कॉपी पर उतार लीजिएगा। फिर इसका हो जाएगा एसआई मात्रक कुलाम होता है, आवेश का एक एसआई मात्रक कुलाम हो जाएगा, आगे हम लोग सिद्ध करेंगे। इसका सीजीएस मात्रक दो तरह से होता है, एगो ईएसयू जिसको हिंदी में कहते हैं स्टेट कुलाम, और ईएसयू को पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत इकाई। इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं एव कुलाम। यानी विद्युत आवेश को चुंबकीय मात्रक के रूप में अगर बोला जाए तो ईएमयू होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिए हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई कहते हैं। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर हो जाएगा 10 कूलाम के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 कूलाम निकाल लेंगे तो 10 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1 कूलाम इक्वल टू हो जाएगा 1/10 EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर हो जाता है 3 × 10 के पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप लोग की जिज्ञासा हुआ कि सर यह कहां से आ गया, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसको सिद्ध करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं क्योंकि दोनों सीजीएस मात्रक ही हैं। यहाँ पे लिखिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है जिसे एफआर से सूचित करते हैं। तो एक फ्रैंकलिन या एक एफआर बराबर होता है 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। आप लोग याद कर लीजिएगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे जिसको एफ से सूचित करते हैं। अब 1 फैराड में कितना कूलम होता है 96,500 कूलम होता है।
यहां से चाहेंगे तो 1 कूलाम भी निकाल सकते हैं। एक 1 फराड ऊपर चल जाएगा, 96,500 कहां जाएगा, नीचे। जरूरी पड़ेगा तो हम इसको आगे डिटेल्स करेंगे। यहां से अगर लिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी ईएसयू का फुल फॉर्म हो जाएगा 1 कूलाम इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको दूसरे रूप में हम हिंदी के रूप में कर सकते हैं, इसका अन्यमात्रक स्टेट कूलाम भी होता है। तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है 2 रूप में होता है, एगो ESU के रूप में होता है, एगो स्टेट कूलाम होता है। या तो ESU कहिए या स्टेट कूलाम कहिए, दोनों बराबर है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसा जरूरी पड़ता है वैसा हम लोग उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा यह फॉर्मूला यूज होता है स्टेट कूलाम वाला। फिर यहाँ पे लिखे हैं 1 ESU यानी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ 9 कूलाम। कहां से आ जाएगा, तो यहां से निकाल लेंगे। तो ये कहां जाएगा, 10 के पावर है कितना है, 9 है, यह नीचे आ जाएगा। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको भाग भी दे सकते हैं तो पॉइंट भी आ सकता है, या इसको लिख सकते हैं 1 स्टेट कूलाम बराबर, क्योंकि ESU को हम लोग स्टेट कूलाम बोलिए या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलिए। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। यह विद्युत आवेश बराबर सूत्र होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि विद्युत आवेश का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर घंटा होता है, क्योंकि धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और समय का अन्य मात्रक हो जाता है घंटा। इसीलिए एम्पियर घंटा को हम लोग विद्युत आवेश का प्रायोगिक मात्रक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहां से हम लोग आज जान पाए कि आवेश का मात्रक कितना होता है। तो बहुत सारा इतना मात्रक है, आप लोग इसको बढ़िया से याद करिए और जानने का प्रयास करिए।